So we'll be studying biology. So what is biology to begin with? Biology is the study of life. You see, in Greek, bios means life and logy, a suffix, means study. So we have other logies as well. Physiology, right? And then we also have geology. ठीक है, तो जियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, तो ये लॉजी जो रहता है वो रहता है स्टडी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लाइफ फॉर्म्स, ओके। एंड आई विल बी टेकिंग द बॉटनी पार्ट ऑफ biology. So botany consists of 45 questions in NEET, which have to be attempted out of 50 questions, right? And so we'll begin with the first chapter of botany, that is the living world, right? So the topics which we'll be discussing in under this chapter will be what is living, what are the characteristics of living, what is biodiversity, systematics, nomenclature, and then we'll end the topic by taxonomical aids. Before we begin, here are a few ground rules which have to be set for the class. If you have any doubts, please drop them in the comment section so that I can answer it after that specific subtopic has been completely discussed. Right? So if we are on a specific subtopic such as what is living, and if you have any doubt, you can put that doubt in the comment section और फिर हम वो आपको आंसर कर देंगे वो टॉपिक खत्म, वो सब टॉपिक खत्म होने के बाद में, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी मैसेजेस नहीं डालना है कमेंट सेक्शन में, क्लास का डेकोरम मेंटेन करना है, क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हर क्लास के आखिर में जो है वो हम कुछ नीट पैटर्न के बेसिस के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज डेली सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होते रहेगी और आपको एक मालूम भी पड़ेगा कि एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम के दिन, राइट। एंड फीडबैक जो है आपका, कुछ भी फीडबैक जो है वो बहुत वेलकम है। आपको कुछ भी लगा, आपको कुछ नहीं समझा तो आप वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विल बिगिन विथ द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ टुडे, व्हाट इज लिविंग। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट, अ लेडी इज होल्डिंग some plants, right? And they also have some flowers on the top, ठीक है। तो वो जो पर्सन जो है वो भी लिविंग है और जो फ्लावर्स है वो भी लिविंग है। लेकिन अगर समझ लीजिए वो इंसान जो है अगर वो कोई फर्श पर खड़ा है तो क्या वो फर्श लिविंग है, क्या वो फर्श नॉन लिविंग है। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स रहते हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, और उस बेसिस पर हम लिविंग की ही स्टडी करनी है हमको, क्योंकि हमने पढ़ा पहले ही कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, राइट। तो हमको जब सिर्फ लिविंग का ही पढ़ना है तो हमको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? हेलो जी सर। जी। तो मूविंग ऑन, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, वो आप बाकी का आप बाकी पढ़ सकते हैं फिलोसॉफी में, लेकिन ये हमारा जो है बायोलॉजी के तौर पर क्या लिविंग रहता है वो उसका डेफिनेशन है। लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक में। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि लाइफ का जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि हर एक
लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि हम आगे देखेंगे स्टडी ऑफ सेल में, हम देखेंगे आगे स्टडी ऑफ सेल में कि जो है अ, हर एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल जो रहता है वो अलग से बना है, उसमें अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और आप जब वो केमिकल प्रोसेसेस जो अलग अलग होंगे वो मिलाकर आपका जो है वो सेल बनता है। यूजुअली जो सेल है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, राइट। तो हम इसमें ये अगर एनिमल सेल है, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह ऐसा दिखेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स exhibiting growth, development, responsiveness and other characteristics of life are designated as living beings। तो हम लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम ये कैसे बताएंगे? डेली हमारी कुछ ग्रोथ हो रही है, आपने आज कुछ नया सीखा, ये आपकी ग्रोथ है। आप उस पर कुछ काम करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका डेवलपमेंट होगा, और आपने वो चीज को लेकर आप आगे कल को जब डॉक्टर बनेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स रहेगा कि आपने वो पढ़ाई को रिस्पॉन्ड कैसे की, राइट। और वो आप रिस्पॉन्स कब कर पाएंगे? एग्जाम में, वो 3 घंटे के दौरान। दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई ब्रिक को देखेंगे, कोई आप टाइल को देखेंगे, या आप कोई ग्लास को भी देखेंगे, ठीक है, तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे a living being has much more, has too many more characteristics. And what are those characteristics? We'll see now. Here is a list of the characteristics of living beings. The first one, right? The first one is cellular structure. It is the defining property of living beings. अभी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहता है। वो एक सेल से बना रहेगा या बहुत सारे सेल से बना रहेगा? अगर वो एक सेल से बना है तो अपन उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर वो बहुत सारे सेल से बना है तो हम उसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब सेल्स जो है वो लिविंग मैटर के बने रहते, और वो लिविंग मैटर जो है हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? उसको यूजुअली हम बोलते हैं लिविंग मैटर। अब ये लिविंग मैटर जो है हम लैब में या कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। हमको इसका कॉम्पोजिशन पता है, ये क्या क्या कितने परसेंटेज से बनता है, लेकिन हम इसको अभी तक रिक्रिएट नहीं कर पाए हैं आर्टिफिशियली। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये काफी मर्तबा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर का वो रहता है वायरस, ठीक है। तो वायरस जो है, वायरस के अंदर ना ही प्रोटोप्लाज्म होता है और ना ही कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबो मेटाबॉल जो रहता है उसका टर्म जो है उसका मतलब रहता है चेंज। तो किस तरह का चेंज? आप एक चेंज ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चेंज, और एक चेंज कह सकते हैं कि आप निगेटिव चेंज है ना। तो अभी पॉजिटिव चेंज जो रहेगा तो उसको, पॉजिटिव चेंज जो रहता है उसको कंस्ट्रक्टिव चेंज बोलेंगे हम, और उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और जो डिस्ट्रक्टिव या निगेटिव चेंज रहेगा उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स है, लेकिन हम ये मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म के कुछ रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म के कुछ रिएक्शंस जो है वो इन विट्रो कर सकते हैं। इन विट्रो का मतलब रहता है इन लैब। लैब के अंदर हम ये कुछ रिएक्शंस जो है वो आर्टिफिशियली कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल रिएक्शंस अगर हमको करवाने हैं तो हमको इसमें भी कुछ बायो मॉलिक्यूल्स लगते हैं। बायो, व्हाट इज बायो? बायो इज लाइफ। So these are the living molecules.
We have a separate chapter on biomolecules which will discuss it further down the line, but for now this is the basic and I want you to understand this. ठीक है, अभी एनाबॉलिज्म जो है, एनाबॉलिज्म या बिल्डिंग अप रिएक्शंस या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म जो है, उसमें आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंपल कंपाउंड से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड कैटाबॉलिज्म में आप ऑपोजिट कर रहे थे, निगेटिव कहा था मैंने, तो वो हो गया है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है ना? तो अभी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम इसके लिए सबसे बेसिक रिएक्शन जो हमने 8, 9, 10th में भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि हमने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया विथ द हेल्प ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड इसका ऑपोजिट रहता है रेस्पिरेशन, जो कि हम ऑक्सीजन विथ ग्लूकोज क्रिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विथ एनर्जी। ठीक है ना? अब ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। यहां तक क्लियर हो गया है? हेलो, am I clear till here? Yes, sir. Yes, sir. Now moving on with the next characteristic, that is reproduction. What is reproduction? Reproduction is the formation of new individuals of the similar kind. Life arises from pre-existing life. You cannot create an artificial human being. You cannot create an artificial virus. You cannot create from scratch a plant. Sure, in today's world, today's times, we have biotechnology and we are manipulating the genes, but we are not creating it altogether from scratch. ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन का बेसिक ये मतलब रहता है कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड इट इज essential to maintain the population, essential to maintain population। ठीक है ना? तो अभी पॉपुलेशन मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि एक रेस जो रहती है, कोई भी स्पीशीज जो है, वो तभी इस दुनिया में रहेगी जब उसको वो तभी दुनिया में रहेगी तब वो जब वो परपेचुएट करती रहेगी। ठीक है ना? तो अभी रिप्रोडक्शन जो रहता है वो भी रहता है दो टाइप्स का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसका मतलब ये रहता है कि देयर इज ओनली वन पेरेंट और वन बेसिक टिश्यू जो कि डिवाइड होगा दो में। तो ये अगर ए रहा तो ये, अगर ये कैपिटल ए ऐसा रहा तो ये एक स्मॉल ए और ये स्मॉल ए बन जाएगा। ठीक है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसको बाई पेरेंटल भी कहते हैं हम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है हमको लगते हैं गैमेट्स, जिसको हम कॉमनली कहते हैं सेक्स सेल्स। राइट? नाउ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। व्हाई? बिकॉज अब समझ लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, वो उसकी लाइफ साइकिल में आगे जाता है और फिर वो डिवाइड हो जाता है दो में बाय द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फिजन। है ना? तो जब वो डिवाइड हो रहा है तो ये ए जो है, क्या ये हमारा ए अभी एग्जिस्टिंग है? नहीं। तो ये तो है, इसकी डेथ हो गई है एज एक वे में देखा जाए हम, लेकिन ये ग्रो भी हो रहा है। ये जब ग्रो होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड भी होगा। तो ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज सिनोनिमस। ठीक है? अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर नोन एज स्टेराइल। स्टेराइल क्या क्या होते हैं?
वी हैव स्टेराइल वर्कर बीज। आपने हनी बीज देखी होगी, या हनी बीज की कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह या कुछ भी देखा होगा, आप हनी तो लेते होगे। तो वो हनी बीज जो उनकी जो कॉलोनी रहती है पूरी बड़ी, तो उसमें एक किंग बी रहती है और बाकी सब वर्कर बीज रहते हैं। और काफी सारे वर्कर बीज जो रहते हैं वो रहते हैं स्टेराइल, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल organism is mule. What is mule and what is a hinny? ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एंड थर्ड स्टेराइल जो थर्ड ऑर्गेनिज्म जो स्टेराइल रहता है, दैट इज एन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल who are unable to get conceived, right? Moving on to the next characteristic of a living being, which is consciousness. Now consciousness, और हम उसको बेसिकली ऐसा डिफाइन करेंगे कि वो है अवेयरनेस, हमारे आस पड़ोस की, हमारे बाहर की, हमारी बॉडी के बाहर की जो भी दुनिया है, उसको हम उसके उसको हम अवेयर है, हम उसको जान सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब एक्सटर्नल जो भी स्टिम्युलस, स्टिम्युलस क्या है? कोई भी चेंज। तो अभी समझ लीजिए कि अगर आप हवा से आपकी फिंगर जो है, आप वो कोई मेटल पर टच करते हैं, मेटल जो है वो ठंडा रहेगा, तो आपको स्टिम्युलस क्या मिलेगा? कोल्ड स्टिम्युलस मिलेगा कि वो, या और आपको टच स्टिम्युलस मिलेगा क्योंकि आपने वो टच किया है। तो वो टच स्टिम्युलस से आप अवेयर हो जाएंगे कि ये अभी एयर नहीं है, ये कुछ तो भी सॉलिड है, राइट? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो है कॉन्शियसनेस जो रहता है वो एक बहुत बेसिक लेवल पर रहता है। दे आर एबल टू सेंस ओनली बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द environment or the external environment. But humans, humans, these are the most complex organisms. We are the most complex organisms. और कॉन्शियसनेस जो है हम में, इन ह्यूमंस, हमारे पास रहता है एडिशनली सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? दैट वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। अब ये आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे दैट वी आर अवेयर ऑफ वन सेल्फ? ये अगर आपको कुछ लगता है अंदर, आपको आपको आप रनिंग करने के लिए गए, आपको पत्थर से कुछ चोट लग गई, तो आपका पैर दुखेगा वापस आने के बाद। तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहा है, तो वो आप उसके बारे में आप अवेयर है कि वो दुख रहा है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल। तो दिस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब आप पूछेंगे कि सर प्लांट्स जो है वो तो कहाँ कॉन्शियस होते हैं? तो इसमें एक प्लांट जो है वो रहता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसको। तो उसको अगर आप उसके लीव्स को जो है अगर आप उसको टच करेंगे, तो वो टच टच होने से सब लीव्स जो है वो पूरे ड्रूप हो जाएंगे, पूरे क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स जो ब्लूम होते हैं, जब ओपन होते हैं, वो यूजुअली ड्यूरिंग द डे टाइम होते हैं। व्हाई? डे टाइम में क्या प्रेजेंट होता है? जो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, प्रेजेंट होता है सन। और ये ड्यूरेशन या ये पीरियड को बोलते हैं हम फोटो पीरियड, राइट? और ये फोटो पीरियड जो है, ये ना ही सिर्फ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट काफी सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है फोटो पीरियड। ठीक है। अब इसमें एक आ जाता है, जैसे अभी तक के हमने देखा कि कुछ चीज ग्रो है, कुछ रिप्रोडक्शन में कोई नहीं कर सकती है, तो वैसे कॉन्शियसनेस में हमारा एक जो सबसे इजी हमको एक क्वेश्चन जो आता है, इट इज कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड
कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस के लिए अगर हम पेशेंट लेते कोई कोमा का, कोमाटोज पेशेंट जो है, जिसको ना कुछ समझ में आता है, जो ना कोई कुछ सुनता है, जो ना कुछ देखता है, आप उसको टच करेंगे तो वो उसको फील नहीं होगा, तो आप क्या उसको बोलेंगे क्या वो कॉन्शियस है? वो उसका खुद से ब्रीदिंग भी नहीं कर सकता है। उसको आप सब सपोर्टिंग मशीनरीज पर आपने उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन रखी है, तो क्या वो लिविंग है? क्या वो कॉन्शियस है? तो ये जो है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कोमाटोस पेशेंट्स आर नाइदर लिविंग नॉर आर डेड। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन पर। जैसे कि मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल पे रहेगा सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल के अंदर रहेंगे ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स के अंदर रहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और ऑर्गेनेल्स क्रिएट करेंगे सेल, सेल बहुत सारे सेल्स बन के बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे टिश्यूज, एंड टिश्यूज विल फॉर्म द ऑर्गन्स, organs will form the organ systems, and these collective organ systems create life or a complete organism. Now in unicellular organism, ये जो है cellular organization ends at the cellular level, right? But in multicellular organization or in multicellular organism, the organization of the cell can extend up to organ system as well. Now, moving on to the next point, energy. All living beings require energy in some form. आप खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको बेसिकली चाहिए रहती है एनर्जी। अगर आप वो एनर्जी नहीं हासिल कर पाए, या आप अगर वो एनर्जी उतनी नहीं ले पाए, तो आपका क्या होगा? इंक्रीज इन एंट्रोपी होगी। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी को हम बेसिकली एक सिंपल मीनिंग में यूं समझ सकते हैं कि टेंडेंसी टू रैंडमनेस, टेंडेंसी टू रैंडमनेस है। मतलब आपने अगर कोई देखा होगा, कोई बच्चा जिसको भूख बहुत ज्यादा लगी हो, वो चिड़चिड़ करता है, वो रैंडम हो जाता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो शांत बैठा रहेगा। तो वैसे ही ये एक बेसिक एग्जांपल है, इसको एकदम एंट्रोपी पर नहीं लेना है, लेकिन एक सिमिलरली अगर एनर्जी हमने नहीं कंज्यूम की, तो हमारी एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट। व्हाई डोंट वी वांट दैट? क्योंकि अगर एंट्रोपी पूरी कंप्लीटली बढ़ जाती है, तो इट रिजल्ट्स इन डेथ, डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और डेथ ऑफ द सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है होमियोस्टैसिस। अब काफी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें 2 टर्म्स रहते हैं, एक रहता है होमियोस्टैसिस और एक रहता है हीमोस्टैसिस, एंड दोनों में बहुत 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 डिफरेंस है। हीमोस्टैसिस, स्टैसिस जो रहता है, स्टैसिस का वर्ड मीनिंग जो रहता है वो स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम उसका मतलब रहेगा। होमियोस्टैसिस जो है, होमियोस्टैसिस का मतलब रहेगा कि अलाइक इन द बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। एंड हीमो, हीमो मींस ब्लड, तो ब्लड का स्टेबिलिटी या ब्लड का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इज नोन एज हीमोस्टैसिस, एंड होमियोस्टैसिस इज द मेंटेनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। This is known as homeostasis. Now, homeostasis is also present in each cell of a multicellular organism. अब हम इसको समझ कैसे सकते हैं होम्योस्टैसिस को? जब हमको लगती है गर्मी, या जब हम चले जाते हैं कहीं खेलने के लिए गर्मी के मौसम में, तो देन वी हैव स्वेटिंग, राइट? तो स्वेटिंग जो है
उससे हम हमारी बॉडी को कूल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में मोस्ट इफेक्टिवली वर्क कर सकती है. So hence we are able, by the help of sweating, we are able to maintain homeostasis. I hope this is clear. Moving on to variations. Variations, living beings possess variations and also have the ability to evolve with time. 4 generations of humans back अगर हम देखेंगे, हमारे परदादा परनाना वगैरह देखेंगे अगर हम, तो अगर हम उनको कहेंगे कि आप पहले से ही डायरेक्टली मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दो, तो वो उनको नहीं आएगा. लेकिन आज 2 year old, 3 year olds or even 4 year old children are able to, you know, use the mobile phone or use any other remotes or any other things which our ancestors would not be able to use. So what is this? This is a short term evolution of human beings, right? Moving on to the next characteristic, which is very important, and this is known as adaptation. Now, what is adaptation? Adapt is made of add and one is apt. Add means towards and apt means adjust. So we are adjusting towards. Towards what? Towards a specific condition. अगर आप कोई डेजर्टेड एरिया में रहते हैं और अगर आप कोई ट्रॉपिकल एरिया में जाते हैं, तो वहां आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी इन कंपैरिजन टू द लोकल पॉपुलेशन हु ऑलरेडी आर एडाप्टेड, who have already adapted to that climate, right? So it is a useful inheritable change in form, function or behavior. Form, function और behavior. ठीक है, आप अडाप्ट कैसे करते हैं? आप बड़ी क्लासेस में जैसे जाते हैं, आप आपका बिहेवियर जो है उसको चेंज करते हैं टुवर्ड्स द स्पेसिफाइड एज ग्रुप. तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें अडाप्ट कर रहे हैं, है ना? अब ये सेंस बहुत आसान बन जाएगा कि हमको अगर कहीं क्रिकेट खेलने जाना है, तो हम ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे, हम गार्ड्स पहन लेंगे, हम फिर बैट लेकर जाएंगे. तो वी आर अडाप्टिंग टू द फॉर्म, ठीक है. लेकिन ये फॉर्म जो रहेगा क्रिकेट खेलने में, ये इनहेरिटेबल नहीं है. लेकिन हमने जब एडाप्टेशन को डिस्क्राइब किया था, तो व्हाट डिड वी से? दीज आर इनहेरिटेबल चेंजेस, ठीक है. एडाप्टेशन का मेन मोटो क्या रहता है? दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट, इन द सराउंडिंग, राइट? ऑर्गेनिज्म एंड एडाप्टेशंस जो रहते हैं, एडाप्टेशंस अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू ओवरकम सीजनल एंड अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. आप ये नहीं कहते हैं कि विंटर में मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड समर में वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट? बिकॉज वी मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड बाय इट we maintain or we get adapted, we do not change, right? लेकिन अगर आप विंटर में बहुत ज्यादा दिन रहेंगे, कोई कोल्ड कंट्री में अगर आप ज्यादा रहेंगे या कोई कोल्ड एरिया में ज्यादा रहेंगे, तो योर बॉडी हीट जनरेशन विल बी मच मोर, राइट? एंड दिस विल बी known as adaptation. Moving on, healing and repair. Living beings can repair and also heal the broken and injured parts, जो कि हम देखते हैं हर दिन, ठीक है. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट क्रिएट होते हैं, हम उसको डिस्पोज कर देते हैं. मूवमेंट्स जो है वो प्लांट में जो है अलग रहते हैं, एंड वो आगे हम देखेंगे. एंड ह्यूमंस में जो रहते हैं या एनिमल्स में जो रहते हैं, वो मूवमेंट को अगर कोई प्लेस ए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे लोकोमोशन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्पैन. Every organism, every living being has a definite lifespan of birth, of growth, of maturity, senescence and death.
राइट। अभी आप कहेंगे कि हर चीज 80 इयर्स की नहीं होती है। मैंगो ट्रीज वगैरह जो रहते हैं, दे लिव ऑन टू 150 to 200 years. Humans on an average live up to 80 years, but dogs or cats live up to 5 to 6 years, right? So every living organism has a definite lifespan. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ। Death is the stoppage or the cessation of various life activities. No life activities is equal to death. ठीक है ना। तो हमने इसमें ये एक देखा था एनर्जी में, तो डेथ में क्या होता है कि देर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। और हमने रिप्रोडक्शन में भी देखा था कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, जब वो डिवाइड हो रहा है तो उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या हम इसको कहेंगे डेथ, या क्या हम इसको बोलेंगे कि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल है, राइट? तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहेगा इमॉर्टल। ठीक है। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, वो हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। बिफोर क्लोजिंग विल जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस एज पर द नीट पैटर्न, राइट? व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? चलो फास्ट फास्ट। ए इज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, बोथ ए एंड बी इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में ही अगर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो ट्विन मतलब होते हैं दो। तो दो कौन से है इसमें? मास, नंबर। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ ए एंड बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज नॉट डिस्प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्थवर्म, डेड बॉडी, मैंगो ट्री, मशरूम। अर्थवर्म लिविंग बीइंग है। डेड बॉडी क्या ये लिविंग है? नहीं। मैंगो ट्री लिविंग है? यस। मशरूम ट्री लिविंग है? यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। Next question. All living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degrees. All have common cellular organization and all of these. Cellular organization जो है वो हमने देखा कि सब में रहता है बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, राइट? कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज, ये हम आगे देखेंगे कि ये प्रेजेंट रहता है, किसी में डीएनए होता है तो किसी में आरएनए, तो ये भी ट्रू है। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये करेक्ट है। Interactions among the molecular components of the organelles result into the properties of the cell organelles. ये भी करेक्ट है, हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स जो रहेंगे वो ऑर्गेनेल्स के कंपोनेंट्स है। ग्रोथ इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये जो है ये हमको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये हमने बोला कि करेक्ट है। मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग क्या है? कॉन्शियसनेस। तो ये आंसर हमारा हो गया सी। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, राइज इन एंट्रोपी, कैटाबॉलिज्म एंड एडाप्टेबिलिटी। राइज इन एंट्रोपी अगर है तो हमने कहा कि उसको कहते हैं डेथ। Adaptability has no relation to growth, development, and functioning. Catabolism is destruction, but metabolism is anabolism plus catabolism. So in the end, anabolism plus catabolism, the sum total is known as metabolism, and it is responsible for the growth, development, and function. तो ये हो गए हमारे आंसर्स क्वेश्चन।